हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। इस टर्म को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे जब भी आपकी फ्लावरिंग होती है, जैसे आसपास आपके जो क्रॉप प्लांट में जब फ्लावरिंग होती है तो किसी किसी को एलर्जी हो जाती है, मतलब बिना किसी वजह से, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं गया, कोई धूल मिट्टी नहीं, लेकिन फिर भी उनको एलर्जी होती है, छींकें आती हैं। रीज़न क्या है? पोलन ग्रेन्स होते हैं। किसी किसी को डॉक्टर बोलते भी हैं आपको पोलन ग्रेन से एलर्जी है। तो पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर जो वर्ड है, माइक्रो वर्ड जो है वो मेनली मेल गैमेट जब बनते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। मेगा या मैक्रो मेनली फीमेल गैमेट के लिए यूज किया जाता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होगा? जो हमने कल पढ़ा था कि आपका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जो बनता है, बाइस्पोरिक है, डाइथिकस है, तो इसमें हमने ऐसे राउंड स्ट्रक्चर जो शो किए थे, मैंने इसको बोला था कि माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर हैं। इनके अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है। स्पोरोजीनियस जो टिश्यू है उसकी हर सेल के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो क्या बना सकती है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है? जैसे आपकी कोई भी सेल है उसके अंदर जब मियोसिस होता है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, तो एक सेल से कितनी सेल बनती है? 4 सेल बनती है। तो वो जो टेट्राड बनता है एक साथ 4 सेल बनने का, उसी को बोला जाता है कि उसमें क्या होगी? प्लोइडी क्या होगी आपकी? हाफ। मतलब अगर आपकी सेल की प्लोइडी 2n है तो इनकी प्लोइडी क्या होगी? n। तो स्पोरोजेनस टिश्यू वो है कि जिसमें हर सेल में ये कैपेबिलिटी को मियोसिस के अंदर जा सकती है, और मियोसिस से अंदर जाकर क्या बना सकती है? माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो एक्चुअल में क्या बनाएंगे आगे जाके? पोलन ग्रेन। अब इसको हम सिंपल वे में समझते हैं कि जैसे हम सिंपल अब एक सेल की बात करते हैं जो स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, उसकी एक सेल की बात कर रहे हैं कि जैसे ये आपका स्पोरोजेनस टिश्यू है, ये उसके सराउंडिंग में किसकी लेयर है? टेपेटम की। टेपेटम की लेयर का फंक्शन क्या है कि वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे जो मान लो हमने एक सेल को लिया है, उस सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस। जिस सेल में मियोसिस होता है और फिर वो क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर टेट्राड, उसको क्या बोलते हैं? पोलन मदर सेल। मदर मतलब जिसके थ्रू आगे मियोसिस के थ्रू क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस सेल की प्लोइडी क्या होगी? 2n। ये क्या है? पोलन मदर सेल। इससे जो आगे सेल बनेंगी उनकी प्लोइडी क्या होगी? n। तो जिस सेल में मियोसिस होता है उसमें प्लोइडी हमेशा प्लांट बॉडी की प्लोइडी के बराबर होगी, और जो सेल मियोसिस का प्रोडक्ट होती है उनमें प्लोइडी क्या होगी? हमेशा हाफ होगी। इसको हम सिंपल वे में समझते हैं। जैसे आपके पास एक प्लांट है, आपने क्या किया? उसकी एक लीफ से डीएनए और एक पर्टिकुलर सेल से आपने जेनेटिक मटेरियल को क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करके आपने पता लगाया कि इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है? 24। और अब आपको ये पता करना है कि पोलन ग्रेन में आपका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा। आपको इसमें पता चला कि इस सेल में जो आपकी लीफ सेल है, मीजोफिल की हो सकती है, पैलिसेड की हो सकती है, पैरेन्काइमा की हो सकती है, उसमें क्रोमोसोम नंबर आपको कितना मिला? 24 मिला। जब आपने पोलन ग्रेन का काउंट करेंगे तो कितना मिलेगा? 12। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन जो है वो किसका प्रोडक्ट है? मियोसिस का। ये सेल सारी किससे बनी है? माइटोसिस के थ्रू बनी है। तो पोलन ग्रेन कैसे बना था? आपके एंथर में जो बाइलोब स्ट्रक्चर था उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम थे, उसके अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू था, उसमें जो सेल थी उसको क्या बोला गया? पोलन मदर सेल। उस पोलन मदर सेल में क्या हुआ? मियोसिस। मियोसिस से आपको पता ही है रिडक्शनल डिवीजन है। एक जो आपका क्रोमोसोम नंबर होता है वो हमेशा क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो क्रोमोसोम नंबर कितना रह जाएगा? n मीन्स कितना रह जाएगा? 12। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपका एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको प्लांट रूट में क्रोमोसोम नंबर दिए हुए हैं, एक पर्टिकुलर प्लांट का नाम लिख देंगे, साइंटिफिक नेम भी लिख कर दे सकते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर प्लांट है, उसमें रूट में क्रोमोसोम नंबर कितना है आपको? 24 या 28, जितना भी वो देना चाहे, 24 दिया हुआ है। आपसे पूछेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा। फिर आपसे पूछेंगे जो पोलन मदर सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऐसे लिख सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलर मदर सेल का ही दूसरा नाम है। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? कितना होगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड में कितना होगा? 4 सेल होंगी। सभी का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? nn। पोलन मदर सेल खुद मियोसिस का प्रोडक्ट नहीं है, इसमें मियोसिस होता है।
तो इसमें आपकी प्लोइडी कितनी रहेगी 2n, तो क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा 24, इसमें कितना रहेगा 12। माइक्रोस्पोर मदर सेल सेम वही, जिस जो माइक्रोस्पोर की सेल जो इसमें क्या होगा मियोसिस होगा, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा 24। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास एंथर की जो वॉल है उसमें आप मिडल लेयर की प्लोइडी बताओ कितनी होगी, तो आप सिंपल बता सकते हैं मिडिल लेयर की प्लोइडी कितनी होगी 24 होगी। मियोसिस का प्रोडक्ट थोड़ी है, माइटोसिस का प्रोडक्ट है। टैपेटम की भी इतनी होगी। टैपेटम में कभी कभी कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सिंपल ऐसे टर्म में माने कि उसमें जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग है, फ्यूज न्यूक्लियस नहीं है। साथ में आपसे पूछेंगे पोलन ग्रेन में प्लोइडी कितनी है, तो पोलन ग्रेन तो प्रोडक्ट है किसका मियोसिस का, तो प्लोइडी में कितनी रहेगी हाफ, तो n मानी जाएगी। अब हम पढ़ते हैं पोलन ग्रेन के बारे में, जिसमें हमने पहले वीडियो के पहले में बताया था कि जिनसे काफ़ी लोगों को एलर्जी हो जाती है, और साथ में आपके डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो माइक्रोस्कोप के अंदर आप कभी ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो पैटर्न है बहुत सुंदर होता है, मतलब आप माइक्रोस्कोप में उसको देखें तो बहुत सुंदर से पैटर्न में दिखाई देंगे। मतलब आपके जो पोलन ग्रेन होंगे उसकी जो बाहर की लेयर होगी इसका डिजाइन बहुत डिफरेंट होता है। वैसे आप पोलन ग्रेन को थोड़ा ऑब्जर्व भी कर सकते हो। अगर आप स्पाइन फॉरेस्ट में जाते हो तो वहाँ पर सल्फर शावर बोला जाता है उसको, तो वहाँ पर क्या होता है जिम्नोस्पर्म है, उसमें जब पोलिनेशन का टाइम होता है, मतलब जब उनके आपके जो एंथर मैच्योर हो चुके होते हैं उनमें जब ब्रस्टिंग होती है, तो वहाँ पे पूरा जो फॉरेस्ट होता है उसमें जितनी भी आपकी होता है ना कि जैसा आपको विजुअलाइज होता है तो वो येलोइश कलर का विजुअलाइज होता है। इवन पूरे प्लांट के चारों तरफ आपको येलोइश कलर ही दिखाई देता है पाउडर की फॉर्म में, उसको सल्फर शावर भी बोला जाता है। तो वो सारे पोलन ग्रेन होते हैं, उनकी काफ़ी न्यूट्रिशन वैल्यू भी है, मेडिसिनल वैल्यू भी है। अब जो पोलन ग्रेन के बाहर जो लेयर होती है इसको बोला जाता है एक्साइन, बहुत हार्डेस्ट मतलब माना जाता है इसको। किसकी बनी होती है स्पोरोपोलनिन की। स्पोरोपोलनिन जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है प्लांट किंगडम में, और इसको प्लांट किंगडम का डायमंड भी बोला जाता है। जैसे हम अपने किंगडम में, जैसे हम अपनी बात करें ह्यूमन की, तो हम डायमंड को हार्डेस्ट मानते हैं, आपका कार्बन कैलोट्रोपिक फॉर्म है। तो इसी तरीके से जो प्लांट है वो भी डायमंड बनाते हैं, मतलब अलग सेंस में हम समझ सकते हैं एक्साइन, जो वो स्पोरोपोलनिन बनाते हैं। तो जो स्पोरोपोलनिन बनता है वो प्लांट को जो अपना मेल गैमेट ट्रांसफर करना है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लांट ने पोलन ग्रेन बनाए, पोलन ग्रेन बनाएगा, उसको पोलिनेशन के लिए भेजेगा, विंड के थ्रू भेजेगा, एयर के थ्रू भेजेगा, किसी भी आपके दूसरे एनिमल के थ्रू या पोलिनेटर के थ्रू भेजेगा। अब उसने प्लांट ने इतनी सारी एनर्जी यूटिलाइज करके, जैसे हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि जैसे आपका नीला कुरंजी जो है उसमें इतने सालों में फ्लावरिंग होती है, आपका जो बैम्बू प्लांट है उसमें 40 से 50 साल के अंदर फ्लावरिंग होती है, जैसे नीला कुरंजी में 12 साल में फ्लावरिंग होती है। तो अब फ्लावरिंग में प्लांट अपनी कितनी एनर्जी यूटिलाइज करता है, मतलब वो जितना भी उसने वेजिटेटिव टाइम में ग्रो किया, उसने अपनी एनर्जी को स्टोर किया, फूड स्टोर किया, जितने भी हॉर्मोन्स है सब चेंजेस वो किस में लगा देता है फ्लावरिंग में। और फ्लावरिंग में प्रोडक्ट क्या बनने हैं पोलन ग्रेन, और एक इधर आप ओवरी में ओव्यूल का डेवलप होना है। ओव्यूल तो फिर भी किसके पास रहेगा, प्लांट के पास, फ्लावर में रहेगा, लेकिन पोलन ग्रेन तो क्या करेगा माइग्रेट करके जाएगा। सेल्फ पोलिनेशन को अगर हम अवॉइड करें, नॉर्मली प्लांट में किसी में सेल्फ पोलिनेशन होता है, लेकिन प्लांट कोशिश करते हैं उनमें क्रॉस पोलिनेशन हो वेरिएशन के लिए। तो पोलन ग्रेन को माइग्रेट करके जाना है, माइग्रेट करके जाना है, उसके अंदर वो जर्म प्लाज्म स्टोर है, वो जेनेटिक मटेरियल स्टोर है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। तो उसको प्लांट ऐसे तो नहीं भेज सकता ना, तो उसके लिए नेचर ने इसको क्या दिया स्पोरोपोलनिन। स्पोरोपोलनिन जो क्या है एक आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसको क्या प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इवन इस पर यूवी रेज का भी कोई असर नहीं होता, एसिड का कोई असर नहीं होता, अल्कलाइन मीडियम का कोई असर नहीं होता, हाई टेम्परेचर का भी कोई असर नहीं हो सकता। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपकी जो पुरानी खुदाई की जगह होती है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहीं पर होते हैं, कोई नई सभ्यता वगैरह ढूंढी जाती है कुछ भी, तो उसमें कभी कभी पोलन ग्रेन भी मिलते हैं अगर माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जर्व करें तो। और इससे माना जाता है कि पोलन ग्रेन आपके 500 मिलियन सालों तक भी क्या कर सकते हैं सर्वाइव कर सकते हैं, किसकी वजह से स्पोरोपोलनिन की वजह से। तो ये एक आप मान सकते हैं कि नेचर कैसे जो भी प्रोसेस होते हैं, मतलब जो भी आपके यूनिक प्रोसेस है, क्योंकि पोलन ग्रेन बनना, मियोसिस के थ्रू प्रोडक्ट बनना, इसको ट्रांसफर करना, अलग गैमेट से फ्यूज होना, फिर आपके सीड बनेंगे, तो उसमें वो उसके हमेशा प्रोटेक्ट करने का ध्यान रखती है। लेकिन एक पॉइंट और भी है कि इतना हार्ड स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर क्या बनाया, फिर जर्म प्लाज्म में बाहर कैसे आएगा, उसका भी एक तरीका है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं जर्म पोर, जिसके थ्रू इंटाइन क्या आ सकती है बाहर। तो एक्साइन किससे बना है स्पोरोपोलनिन से, इंटाइन है वो किससे बना है सेलुलोज और पेक्टिन से।
तो जो पोलन ट्यूब बनती है वो किसकी बनती है? इंटाइन की, सेलुलोज और पैक्टिन की मॉडिफिकेशन के थ्रू बनती है। तो इसे आप ऐसे समझें जैसे नारियल जो होता है उसमें वो जो 3 छेद आपको दिखाई देते हैं, तो उसमें वो 3 छेद किस लिए होते हैं कि उसके नीचे जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, जब भी आपका जो सीड है, जो कोकोनट सीड जर्मिनेट होगा, तो उसमें से एम्ब्रियो बाहर निकलेगा। अब एम्ब्रियो को आप कभी कोकोनट को कभी आप तोड़ने की कोशिश करें, कितना हार्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसका जो आइज वाला स्ट्रक्चर, इसको आइज बोला जाता है कोकोनट की, वो स्ट्रक्चर क्या होता है? काफी सॉफ्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां से एम्ब्रियो को बाहर आना होता है। सेम उसी तरीके से आप उसको रिलेट करके अगर समझें तो जो पोलन ग्रेन है उसमें जो ये जम पोर होते हैं, ये किसके लिए होते हैं? ताकि इंटाइन बाहर आ सके। लेकिन इंटाइन ऐसा नहीं है कि पोलन ग्रेन माइग्रेट एयर में है वहीं पे जर्म करना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जब ये स्टिग्मा पर सेटल होंगे, स्टिग्मा पर सेटल होने के बाद आपके डिफरेंट टाइप के केमिकल चेंजेस इसमें आते हैं, जैसे बोरोन है, कैल्शियम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मेनली वाटर है, कुछ नेक्टर जो शुगरी सब्सटेंस स्टिग्मा प्रोड्यूस करता है वो भी इसमें रोल प्ले करते हैं। तो उस पर ट्रिगर प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से जो क्या होती है आपकी जो पोलन ट्यूब है वो बनना शुरू होती है। तो पोलन ट्यूब क्या करेगी? जो भी यहाँ पे आपके जैसे गैमेट फॉर्मेशन जो होगी इसमें, उसको कहाँ तक लेके जाएगी? ओव्यूल तक। फर्टिलाइजेशन होगा, क्या बनेगा? आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा। तो पोलन ग्रेन आपका एक नेचर का मास्टरपीस आप मान सकते हो कि कैसे उसको नेचर में प्लांट्स बनाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हम समझे डायमंड तो कितने आपकी एक्सट्रीम कंडीशन बनता है, हाई टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, और सोचो प्लांट की जो सेल है वो स्पोरोजेनस टिश्यू के टैपेटम से न्यूट्रिशन लेके और जो पोलन ग्रेन डेवलप कर रहे हो तो क्या बना लेते हैं? स्पोरोपोलिन बनाते हैं। उनके लिए बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर आप मान सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ें तो काफी कॉम्प्लेक्स है। ये प्रोटीन का नहीं बना होता, मेनली स्पोरोपोलिन जो है ये डिफरेंट टाइप के आपके केमिकल्स की अरेंजमेंट है, पॉलीमर का एक होता है नेटवर्क, हम मान सकते हैं वैसा स्ट्रक्चर होता है। इंटाइन जो है सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। पोलन ग्रेन जो है जब माइग्रेट करते हैं तो इनका जो ट्रांसफर का तरीका वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे काफी सारे ऐसे पाइन में आप कभी भी देखें तो उसमें एक साथ ब्रस्टिंग होती है, तो पूरा आपको जैसे येलोइश कलर में ढक जाता है पूरा प्लांट। और इसको आप एक रिलेट करना चाहें तो जैसे आपने कैलोट्रोपिस आंकड़े का जो पेड़ है वो देखा होगा, उसमें जो सीड होते हैं उनमें जो डेसिकेंस होती है तो फट जाते हैं एकदम से और वो ऐसे से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, विंग्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनके पास। तो ऐसा ऐसा सीड होता है और ऐसे ऐसे विंग्स होते हैं, उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आप इसको थोड़ा रिलेट करके समझ सकते हैं कि जैसे जब एंथर में जब ब्रस्टिंग होती है तो काफी दूर तक जाते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझे, एक आपका डायनामाइट ट्री होता है। डायनामाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके जो फ्रूट जब फटते हैं तो बहुत तेज आवाज आती है, तो उसके फ्रूट जब फटते हैं तो उसमें से सीड निकलते हैं। आपको सिर्फ इससे रिलेट करना, पोलन ग्रेन की बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको डेसिकेंस का प्रोसेस बता रही हूँ। तो उसमें जब वो सीड फटेगा तो उसमें उसका जो माइग्रेशन होता है 500 से 300 फीट तक जा सकता है, मतलब उसकी स्पीड होती है 250 किलोमीटर पर आवर की जब उसमें से वो रिलीज होता है। तो उसमें कोई भी जाता भी नहीं, आपके मंकी वगैरह वहाँ पे शरारत करने भी नहीं जाते। नॉर्मली आपके बंदर की आदत होती है कि जो प्लांट दिखा उसका फ्रूट दिया, उसको तोड़ा, तंग किया, लेकिन उस पर स्पाइन्स इतने सारे हैं, तो अब स्पाइन इतने सारे तो बंदर नहीं आते, काफी सारे इंसेक्ट भी उस पर नहीं आते, फ्रूट भी उसका हार्ड है। अब बंदर नहीं खाएंगे तो ट्रांसफर कैसे करे? तो उस कंडीशन में क्या है कि उसने खुद का मैकेनिज्म बनाया, फट जाता है बम की तरह, फटेगा दूर दूर तक अपने सीड को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है शायद। तो इसी तरीके से जो पोलन ग्रेन है वो भी ऐसे क्या करते हैं आपके माइग्रेट करते हैं, लेकिन इनका जो ट्रांसफर का तरीका है वो विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, आपके इंसेक्ट या दूसरे एनिमल्स के थ्रू हो सकता है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। इससे जो क्वेश्चन बनता है वो मेनली प्लोइडी लेवल पर पूछा जाता है कि पोलन मदर सेल की प्लोइडी क्या होगी, टैप आपकी जो मिडल लेयर उसकी प्लोइडी क्या होगी, अगर आपको रूट की प्लोइडी दी हुई है तो आप उसको हमेशा रिलेट करके निकालें कि जिनमें मियोसिस होता है उसकी प्लोइडी वही होती है जो प्लांट बॉडी की है, जो मियोसिस का प्रोडक्ट है उनकी प्लोइडी क्या होती है? हमेशा डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है माइक्रोस्पोर टेट्राड। भाई आपका जो मियोसिस का प्रोडक्ट है वो 4 सेल में चेंज होता है, उसको टेट्राड बोला जाता है। फिर जैसे ही आपका एंथर मैच्योर होना शुरू होता है ये टेट्राड आपस में सेपरेट हो जाते हैं, फिर ये मॉडिफाइड होना शुरू होते हैं, अपने अपने डिजाइन बनाना शुरू करते हैं अपने ऊपर, उन्हीं को हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। पोलन मदर सेल भाई जिसमें मियोसिस होता है, पोलन ग्रेन हमने डिस्कस कर लिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।